5 जून 2026 मीरा भाईंदर परिसर में काशी मीरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में आरोपी होते हैं राजेश चौहान, उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद मीरा भाईंदर में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से हलचलें लेने लगता है। हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इसके अगेंस्ट में मैदान में उतरती है। सबसे पहले वहाँ का स्थानीय लेवल जो पेंकरपाड़ा, जहाँ से राजेश चौहान रहने वाले होते हैं, वहाँ से एक धड़क मोर्चा आता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। वो अपना ज्ञापन देते हैं। उसके बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कांग्रेस एक लेटर देती है जिसमें महिला बाल कल्याण सभापति से इस्तीफे की मांग होती है। वो ज्ञापन महापौर, उप महापौर को भी दिया जाता है, पुलिस आयुक्त को भी एक लेटर दिया जाता है। उसके बाद शिवसेना शिंदे मैदान में उतरती है। शिवसेना शिंदे भी पुलिस को ज्ञापन देती है। मामला वही नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए महिला बाल कल्याण के अध्यक्षा अपना इस्तीफा दें। इस बीच अनीता पाटिल का भी एक लेटर जाता है, वो लेटर भी आप देख लीजिए। और उसके बाद सभी पक्षों का एक आंदोलन होता है, जनाक्रोश आंदोलन, वो मोर्चा निकलता है और वो मोर्चा भी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद राज्य महिला आयोग को एक लेटर जाता है, लेटर दिया जाता है शिवसेना शिंदे की ओर से। उसमें भी वो भी लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा वीडियो जो बना रहे हैं वो मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, जारी दस्तावेज जो हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार, उनका आकलन करते हुए वीडियो में परत दर परत ये मामले को समझने की कोशिश करते हैं। काशी मीरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में आरोपी होते हैं राजेश चौहान, जो रिश्ते में मीरा भाईंदर महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्षा जो है अनीता पाटिल, उनके भाई। और इस मामले में पोक्सो जैसे धाराओं से मामला ये दर्ज होता है और इस एफआईआर के बाद मीरा भाईंदर में एकदम राजनीतिक हलचल तेजी से शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है विपक्ष इस्तीफा क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है विरोधी पक्ष नेता के नेतृत्व में, जिसमें उनके नगर सेवक शामिल होते हैं और वो एक एक चीज़ों को क्लियर करती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि ये नैतिक जवाबदारी है, इसलिए महिला बाल कल्याण के अध्यक्षा को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद वो एक ज्ञापन भी देते हैं और दोनों लेटर देते हैं, पुलिस आयुक्तालय में भी एक लेटर देते हैं और उसके बाद शिवसेना शिंदे की ओर से भी लेटर दिया जाता है सेम प्रोसेस से। उसके बाद धड़क मोर्चा भी होता है। मतलब ओवरऑल सभी तरफ से आवाज़ उठती है और आवाज़ के केंद्र में रहती है मीरा भाईंदर महिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा अनीता पाटिल कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। काशी मीरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर के अनुसार राजेश चौहान मुख्य आरोपी बनाया गया एफआईआर में। और मामला है एक नाबालिग लड़की से कृत्य करने का गंभीर मामला दर्ज है और उसके लिए विभिन्न धाराओं और पोक्सो का मामला उस पर दर्ज किया गया। और जैसे ये मामले की खबर मीडिया के जरिए और राजनीतिक हलकों में आती है तो राजनीतिक हलचल एकदम तेज हो जाती है, क्योंकि ये जो राजेश चौहान जो आरोपी है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बाल कल्याण विभाग के अध्यक्षा के सगे भाई अनीता पाटिल जी का, और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती है। तो सवाल उठता है कि विपक्ष महिला बाल कल्याण के अध्यक्षा से इस्तीफा क्यों मांग रहा है। इस्तीफा मांगने का कारण उनके हिसाब से महिला बाल कल्याण विभाग जो है वो एक संवेदनशील विभाग है। ये मामला जो है संवेदनशील है, वो महिलाओं से जुड़ा हुआ विभाग है, महिला बाल कल्याण से जुड़ा हुआ विभाग है और इसी वजह से वो उनके निकट के रिश्तेदार अध्यक्षा होने की वजह से वो बार बार जोर दे रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर महिला बाल कल्याण के अध्यक्षा को इस्तीफा देना चाहिए। अगर अनीता पाटिल की बात करें तो अनीता पाटिल ने इसके बाद जब 12 जून को उन्होंने एक लेटर पुलिस आयुक्तालय ने लिखा, पुलिस कमिश्नर को लिखा, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहने की कोशिश की कि भाई जो मामला दर्ज है
कानून की जो भी तय है, कानून के हिसाब से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बहन होने से ये मतलब नहीं, कानून अपना काम करे, मेरी ओर से वैसी कोई बात है भी नहीं। और मेरा कोई ऐसा रिश्ते में जरूर वो मेरा भाई है, लेकिन उसके जो गलत कृत्य का मैं कोई सहभागी या मैं उसका मेरा कोई साथ उसको रहा नहीं। अगर बात कानूनी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। कानूनी जिम्मेदारी का मतलब होता है क्या एफआईआर में प्रत्यक्ष में नाम दर्ज है, प्रत्यक्ष का आरोपी प्रत्यक्ष में संबंध है क्या, और अगर एफआईआर में नाम है तो फिर बात अलग होती है। और नैतिकता की बात करें, जो विपक्ष बार बार उठाता है नैतिकता सवाल, तो नैतिकता एक ऐसे पद पर जो व्यक्ति बैठा है तो उसके बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील मामला है, और नैतिकता के आधार पर उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपना इस्तीफा दे। महिला बाल कल्याण समिति कोई साधारण समिति नहीं है, बहुत मायने रखती है। ये महिलाओं से जुड़ी हुई है, संवेदन बाल संरक्षण के लिए बनी हुई है, लैंगिक अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए बनी हुई है। तो ये इसलिए ये मामला और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में मीरा भाईंदर की जनता के सामने कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों में क्या सभापति के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कानूनी आरोप है? क्या रिश्तेदारों के आरोप के कारण उनको पद छोड़ना चाहिए? क्या निष्पक्ष जांच उनके पद पर रहने से प्रभावित हो सकती है? क्या इस्तीफा जांच में मदद करेगा? क्या इस्तीफा केवल राजनीतिक दबाव है? क्या महिला एवं बाल कल्याण समिति की छवि इससे प्रभावित हुई है? क्योंकि ऐसे आरोप जब महिला बाल कल्याण को जो लेटर दिया गया उसमें कई आरोप लगाए गए, मीरा भाईंदर के भाजपा के कई पदाधिकारियों पे भी ऐसे आरोप लगाए गए उस लेटर में। और इस कारण इस बात को वो ठोस रूप से रख रहे हैं कि महिला बाल कल्याण समिति इसी जो छवि जो है वो धूमिल हो रही है या धूमिल हो गई। क्या पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा मिली? जांच कितनी तेजी से हो रही है? क्या जनता का विश्वास प्रभावित हुआ? ऐसे सारे सवाल मीरा भाईंदर के नुक्कड़ों से इस मामले को लेकर उठ रहे हैं। और इसी के कारण जो मोर्चा निकला सर्व विरोधी और लोगों का, वो उस अगर मोर्चे को देखें तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए और अपने अपने हिसाब से कई लोगों का वहाँ व्यक्तित्व भी, जो अपने अपने विचार भी वहाँ रखे, और उस विचार को भी लोगों का समर्थन वहाँ हासिल हुआ, इसे इनकार किया नहीं जा सकता। इस मामले में सबसे बड़ी चीज़ जो उभर कर आई वो चीज़ यही है कि क्या कानून के हिसाब से ही चलना है या नैतिक जवाबदारी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यही इस मामले की जड़ है कि कानूनी जो कानून की बात है वो अपनी जगह है, नैतिकता के बात अलग जगह है। और क्या नैतिकता के आधार पे महिला बाल कल्याण की अध्यक्षा इस्तीफा देगी और कानून इसमें क्या काम करेगा? कि अगर कानून की बात करें तो ये एफआईआर में जो लिखा हुआ है, एफआईआर का अगर अपन विश्लेषण करें तो एफआईआर में बात की गई 2011 की, और उसके बाद उस समय पीड़िता जो थी वो 5वीं क्लास की विद्यार्थी थी, उस समय उनका उम्र 10 साल के करीब रहा होगा। और उसके बाद उस समय जो इनके साथ जो कृत्य किया वो अनीता पाटिल जी के भाई दयाराम चौहान, और वो उस समय वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के काम कर रहे थे। और उसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है वो सिक्योरिटी गार्ड से इनका तबादला हो गया। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ये शाला नंबर 14, मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिसर, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का एम्प्लॉय, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही क्यों न हो, इन सारी बातों को अगर समय रहते अगर ध्यान दिया होता तो शायद ये मामला और ज़्यादा इतना नहीं बढ़ता। क्योंकि उस भाई के बाद दूसरे भाई का इसमें आना, उसके पीछे बहुत सारे स्टोरी चली है कि उनको वीडियो जो दिया वो वीडियो भाई को दिया, और उस वीडियो के आधार पर इन्होंने लगातार ब्लैकमेल करते रहे इस पीड़िता को। और आफ्टर ऑल पुलिस अपना काम करती है, अरेस्ट करती है, लेकिन सारे चीज़ों इस सारे मामले के में इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़ी बात, इस मामले से मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सबक लेना चाहिए, शासन और प्रशासन को। मीरा भाईंदर में कम से कम मीरा भाईंदर में 36 स्कूल है महानगर पालिका संचालित, और 36 स्कूलों में 10,000 के करीब छात्र और छात्राएं अध्ययन करती है। उसमें 50% करीब छात्राओं को पकड़े तो संख्या 5,000 के करीब हो जाती है। और लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो क्या सिक्योरिटी गार्ड सब महिला होनी चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन अगर बात करें तो वो ऐसा है नहीं, अधिकतर सिक्योरिटी गार्ड जेंट्स है, युवक है। तो ऐसी स्थिति में महानगर पालिका को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा
महिला कर्मचारियों को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे मनपा की स्कूलों में उनको काम दे, उनको अपॉइंट करे। कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संवेदनशील है। एक अल्पवय की उम्र की लड़की से जुड़ा हुआ है, मीरा भाईंदर मनपा की स्कूल के परिसर में हुआ मामला है। तो हम सबको इस पे गौर करना चाहिए और आपसे भी अपेक्षा कि आप अपनी राय या कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें इस स्टोरी को लेकर। अंत में आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।